चलो, प्लास्टिड के बारे में पढ़ा दिए थे। कई कई जगह आप लोग के हिसाब से दो टाइप का है, कई कई जगह 3 टाइप का भी दिया हुआ है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, देख लेना। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देखे होगे, तो क्या क्या पता चला आप लोगों को? मैम 3 प्रकार का। 3 मैं प्रकार। भी नोट्स बनाई हूँ तो मैम आज पढ़े तो उसमें 3 प्रकार हाँ, का था। सपना ठीक है। नाम बता दो बेटा। ल्यूकोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट जी, और क्रोमोप्लास्ट 3 बहुत प्रकार का अच्छा। है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या है, उसमें क्या क्वालिटी होता है? मैम ल्यूकोप्लास्ट में यह भोजन का संग्रह करता है, जैसे इकट्ठा करना हाँ, वो ठीक है, लेकिन और अगर कलर के पर्पज से बात की जाए तो कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, यानी व्हाइट कलर का, है ना? ठीक है, व्हाइट नेक्स्ट। कलर का होता है हाँ मैम, हाँ हाँ, रंगीन। सही है फलक। और क्लोरोप्लास्ट? ये रंगहीन होता है मैम। क्लोरोप्लास्ट जैसे रंग, कि इनका मैम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भोजन का जो क्लोरोप्लास्ट। निर्माण करते हैं। हाँ, अंशु सही बता रहे हो, रंगीन बताओ। थोड़ा कंफ्यूज मत हो। क्लोरोफिल वर्ड जो बना है ना सपना, कंफ्यूज आप होते हो। आप, आपके पास दिमाग है, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत हो। मैम हिंदी में हरित लवक बोलते हैं इसे। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट से ही बना है बेटा। वो भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट जब लिखती हो तो क्लोरोफिल भी जोड़ लो ना साथ में, तो ऐसे पत्ती याद। और पन्ना में होता है मैम, जो क्लोरोप्लास्ट होता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही रहता है, समझ में आया? ये जो जी। क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। जैसे अंशु बता रही थी, बताओ बेटा, कुछ बता रहे थे आप? मैम क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप जो बनता है वही क्लोरोफिल हुआ ना। पर सॉरी, क्लोरोफिल प्रकाश, भोजन बनाने का एक घटक है। हाँ, घटक प्रकाश है। संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल का यूज करके, क्लोरोफिल आपके पत्तियों में प्रेजेंट होता है, जिसका सनलाइट की उपस्थिति में खाना बनाने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है? हाँ जी मैम। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। वो हर एक चीज को कलर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? जितना भी कलर देख रहे हो वो ड्यू टू द, मतलब उसका सब, उसका जो कारण है वो क्रोमोप्लास्ट है। यहाँ तक छोड़ देते हैं, ये आप लोग रसधानी वगैरह पढ़ चुके हो। रसधानी के बारे में ही दिया था। हाँ, सही बता रहे हो। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। एक्चुअली रसधानी का तो यहीं तक था कि रसधानी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एक एक सेल वाले जो जीव होते हैं, उसमें विशिष्ट प्रकार की रसधानी होती है, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, जिसमें अतिरिक्त जल होता है। कल भी हम पढ़ाए थे। अतिरिक्त जल का मतलब कि जिसको मतलब जो जल की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा जल जो है, और साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जो बेकार पदार्थ हैं, वो भी संचित रहते हैं कुछ थैलियों में। इसलिए संचित रहते हैं कि अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो उसको शरीर से बाहर निकाल दें। वो निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रसधानी भी। और ये कहाँ होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीवों का 2 उदाहरण बताइए तो आप में से प्रत्येक लोग। प्लाज्मा पैरामीशियम और अमीबा। हाँ, अमीबा में। पैरामीशियम, अमीबा। अमीबा, यूग्लिना वगैरह भी आता है, देख लेना। प्रत्येक कोशिका की, अब हम लोग अलग चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग किसी के बारे में नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि हर एक कोशिका का अपना एक संरचना होता है। अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। तुम लोगों ने देखा होगा कि ब्लड का जो कोशिका होता है उसका आकार अलग होता है। आपके मसल्स के जो कोशिका होती है वो अलग होती है। आपके न्यूरॉन्स के, जो दिमाग से लेके आपके मेरुदंड तक पूरा कनेक्ट होता है, न्यूरॉन्स की कोशिका अलग होती है। तो सबका कहीं ना कहीं आकार प्रकार क्या आपको एक समान नजर आया है? नहीं मैम। नहीं, बहुत नहीं अच्छा। मैम। ठीक है। जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य करते हैं। अलग अलग बना है, इसका मतलब ही है कि सबका काम भी अलग होगा। जैसे कुछ श्वसन का काम करेंगे, कुछ पोषण का, तथा कुछ हमारे बॉडी से अपशिष्ट यानी बेकार पदार्थों का बाहर निकालने में, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो बॉडी में आपके नया नया प्रोटीन बनाते हैं या प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं।
ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि उसके बाहर, हर एक कोशिका के बाहर जो एक झिल्ली होती है, उसके कारण, या उसका जो अंगक है उसमें क्या क्या अंगक मौजूद है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि, ये जो प्रेजेंट है उसकी संरचना के कारण होता है। क्योंकि ये हर एक आपको सेल में ये सब मिल जाएगा, क्योंकि ये कोशिका के अंग है तो मिलेगा ही सेल में। अतः कोशिका सजीवों की जो भी सजीव, जो शरीर आप देख रहे हो, जो भी सजीव है, उसकी एक मूलभूत संरचना है क्या? आपका कोशिका। कोशिका किसी भी सजीव की एक मूलभूत संरचना है। कार्यात्मक इकाई भी है, क्रियात्मक इकाई भी है, यहाँ लिखा है। जो जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी की, यानी कि वहां तक आपका कोई भी काम होता है, इसलिए बोला गया है कि ये एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। अब हम चले जाते हैं सेल डिवीजन पे। फंक्शनल, हाँ, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, हमारे बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। अब हम चले आते हैं सेल डिवीजन पे। ज़्यादा यहाँ पढ़ना नहीं है, बड़े क्लास में सेल डिवीजन को बहुत ब्रीफली पढ़ाया गया, मतलब ये 3-4 दिन 5 दिन का आराम से चैप्टर बन सकता है, बहुत लेंदी है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। जीवधारियों में क्या होता है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती है। जब डेवलपमेंट होता है किसी चीज का तो नया नया सेल बनता है, जिससे पुरानी जो मरी हुई, जो क्षतिग्रस्त आपकी जो कोशिकाएं हैं, उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे एक डेड हो गया एक सेल, तो इसके बदले में नया सेल कोई बन जाएगा। इस तरीके से बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी सजीवों में, ये क्रिया निरंतर जारी रहती है जब तक उसका लाइफ है तब तक। यानी पुरानी कोशिका मरती है, क्षतिग्रस्त होती है, टूटती है, फूटती है, और उसकी जगह पे नई कोशिका बनती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेस करना, यानी कि पुरानी कोशिका की जगह हमने नई कोशिका डाल दी या बना दी। और प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा भी हमारे बॉडी में मतलब जो भी लोग, जो भी जीवों में रिप्रोडक्शन का काम होता है, प्रजनन का काम होता है, वहाँ युग्मक बनता है। युग्मक का मतलब हो गया गैमेट का निर्माण होता है, और गैमेट आगे जाके जाइगोट बनाता है, जाइगोट में फिर सेल डिवीजन होता है। बताया है मैंने बहुत बार। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन बोलते हैं। नई कोशिका तब बनती है जब सेल डिवीजन होता है। जैसे जाइगोट कैसे बना? सेल डिवीजन के थ्रू बनता है, हाँ। और इसी प्रक्रिया को हम सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन दो टाइप का मेनली आप लोग को पढ़ना है। विभाजन यानी कि डिवीजन। अगर आपसे बोले कि कितने टाइप का सेल डिवीजन होता है, जनरली यहाँ पे जो दिया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, वो आपका दिया है। वो आपका दिया है बेटा, दो टाइप का दिया है। एक दिया है सूत्री विभाजन, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री। ठीक है, विभाजन लिख लीजिएगा। दो टाइप का मेन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नामक दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है, और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं। जैसे जब कभी भी कोशिका विभाजित होगी और उसका मेन मकसद बढ़ना होगा, वृद्धि करना होगा, जैसे कि एक छोटे से बेबी से लेके एक बड़ा बच्चा बनने तक जो डिवीजन होता है वो आता है आपके सूत्री विभाजन में, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य होता है ग्रोथ करना, वृद्धि करना। तो जब कभी भी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया इस उद्देश्य से होती है कि वृद्धि हो, वृद्धि को हम प्राप्त करें, तो वो डिवीजन जो है उसको सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे कोशिका बोलते हैं, इसको मातृ कोशिका भी बोल सकते हो, लिखा है, जूम कर देते हैं, या आप इसको पेरेंट सेल भी बोलते हैं। इससे पहले भी हम एक बार आपको बताए हैं पेरेंट सेल। पेरेंट का मतलब समझते ही हो आप लोग। इससे क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है
तो दो समान कोशिकाएं बनती हैं, जिसको हम संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। डॉटर सेल बोलते हैं, ये मैंने बता रखा है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये सारे गुणसूत्र हैं जो माँ में मौजूद है, मातृ सेल में मौजूद है, पेरेंट सेल ही बोलते हैं। वो आपकी संतति में, आपके बच्चों में इस तरीके से दिखते हैं या आते हैं। मातृ कोशिका भी कह सकते हैं इन दोनों को, ये जो दोनों बने हैं। विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। समरूप का मतलब होता है एकदम समान, एक जैसा। जैसे पेरेंट है वैसे ही बच्चे भी बन गए, तो उनको हमने बोला, सॉरी मिटा दिया मैंने, एकदम पेरेंट के समान। थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये आपको जो स्ट्रक्चर है एकदम सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, वही लिखा है कि सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया में एकदम समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाओं में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। जब सूत्रीय डिवीजन होता है, जिसको हम समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। समसूत्री, सम मिस होता है बराबर, यानी जितना भी पहले था उतना ही बाद में आ गया, जितना क्रोमोसोम पहले था उतना ही बाद में आ गया, इसी को हम सूत्रीय विभाजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या जितनी माँ के सेल में होती है, पेरेंट सेल में, उतना ही बच्चों में भी आ जाता है। यह जीवों में वृद्धि के लिए, पहले ही बताया, ग्रोथ के लिए, उत्तकों की मरम्मत के लिए, उत्तकों की मरम्मत के लिए, जो भी आपके टिश्यू हैं टूट गए हैं, डैमेज हो गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी मरम्मत में सहायता करता है कौन? ये सूत्रीय विभाजन, जिसको समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों, अब हम बात कर रहे हैं जंतु की और पौधों की, एनिमल्स की और प्लांट के प्रजनन अंगों की, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं, मतलब जो उसके टिश्यू हैं जंतुओं के और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों, चाहे वो प्रजनन अंग हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या चाहे उसके टिश्यू हो, वो उत्तकों की विशेष कोशिकाएं जो है, क्योंकि उत्तक कैसे बनता है, कोई पूछेगा कि उत्तक कैसे उत्तक किसे कहते हैं, तो उत्तक कोशिकाओं का समूह है। उत्तक किसे कहते हैं? समूह। कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। उत्तक बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि उत्तकों की जो विशेष कोशिकाएं हैं, वो पौधों के विशेष कोशिकाएं, वो विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, यानी गैमेट बनाती हैं। जैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारा, वो हर मंथ जैसे एग रिलीज करा, और मेल में जो गैमेट बनता है, स्पर्म जिसको बोलते हैं, जो भी बोले हिंदी में, मुझे उतना नहीं याद है अभी हिंदी में। और ये आपका क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। सिंगल है तो गैमेट बोलेंगे, हिंदी में युग्मक बोलेंगे। अगर यही दोनों मिल जाएगा तो युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो अभी मिला नहीं है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल हमारे बॉडी में इसका फॉर्मेशन चलता है, निर्माण होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उत्तकों की विशेष कोशिकाएं डिवाइड होके, बट के डिवीजन होके ये बनाती हैं। समझ में आया? जो निषेचन के पश्चात, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है? निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या फर्टिलाइजेशन। है? जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते, मेल प्लस फीमेल गैमेट एक साथ मिलेंगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। निषेचन। फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। मेल फीमेल से जब मिल जाएगा तो जाइगोट बना लेगा। तो वही बोल रहा है कि पश्चात संतति निर्माण करती है, दोनों मिलेंगे तभी तो नए बच्चे का निर्माण होगा, जाहिर सी बात है, ये सबको पता है। यह एक यह एक अलग प्रकार का विभाजन है, ये एक अलग प्रकार का डिवीजन है, ठीक है, जिसे अधसूत्रण कहते हैं। अब यहाँ से जो टर्म था बेटा, जो कि जंतु और पौधों के लिए स्टार्ट किया गया था, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से एक्चुअली इन्होंने दूसरी बात कही कि ये जीवों में, यहाँ तक जो आप पढ़े हो, जीवों में उत्तकों और जो वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ तक ग्रोथ की बात हो रही है या टिश्यू में मरम्मत की बात हो रही है, तो उस समय सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन का काम होगा। यहाँ तक समसूत्री या सूत्री विभाजन, जो आप लोग लिख लो। एक्चुअली यहाँ एनसीईआरटी का यही
खराबी बोलो कि ये अलग अलग करके बाइफॉर्केट करके नहीं देते किसी चीज को, सब एक साथ देते हैं। और लेकिन यहाँ से जो आप पढ़ रहे हो, यहाँ से जो है ये आपका अर्धसूत्री विभाजन के बारे में है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपके आपके गैमेट का निर्माण होगा, जो नई संतति का निर्माण करेगा, उस प्रक्रिया में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। वही लिखा है कि जंतु और पौधों के प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उत्तकों की जो विशेष कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी तो टिश्यू होता है ना, वहां भी तो टिश्यू होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टिश्यू होगा, तो उसका जो सेल विभाजित होता है वो विभाजित होकर आपका गैमेट बनाता है। और गैमेट जब आपस में मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है और संतति का निर्माण होता है। यही बोला कि यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण विभाजन कहते हैं। अब आपसे हम पूछेंगे कि ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए या टिश्यू हमारे उत्तकों की मरम्मत के लिए कौन सा डिवीजन होता है, तो आप क्या बताएंगे? समसूत्री। समसूत्री समसूत्री या विभाजन। सूत्री? लेकिन मैं बोलूं कि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है हर मंथ, जो गैमेट बनता है फीमेल में या मेल में, तो ऑलरेडी उनका प्रोसेस जो भी है, तो उसके बनने में कौन सा डिवीजन होता है? अर्धसूत्रण। अर्धसूत्री विभाजन होता अर्धसूत्री है। का तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टिश्यू में होता है, यानी उनके सेल में होता है, यानी आपके जो प्रजनन अंग है उनकी कोशिकाओं में होता है। यहाँ तक हो गया। कहते हैं जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। अब इसमें दो तरह का विभाजन होता है, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है, यानी कि जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि एक सेल है, एक सेल से अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ चार प्रकार के सेल का निर्माण होगा। समझ में आया? अर्धसूत्री विभाजन की ये क्वालिटी है। एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट, भी बताया इसमें क्या होता है जब ये इस तरीके का डिवीजन होता है, अर्धसूत्रण विभाजन, तो एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल का निर्माण होता है। अगर ये पेरेंट सेल है यानी मातृ कोशिका, हिंदी वाले थोड़ा देख लेना, तो चार डॉटर सेल का निर्माण होता है। और यहाँ पे अगर आपका क्रोमोसोम है ऐसे ऐसे करके, अगर एक है पूरा ऐसा बना हुआ, दो है मान लो, मैंने तो ये छोटा बनाया, इसमें अगर दो है तो इसमें आके, एक मिनट बड़ा ही कर देती हूँ, वेट ही, इन चारों डॉटर सेल में आधी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर यहाँ दो है तो सब में क्या कितना मौजूद हो जाएगा? आधी एक हो जाएगी। एक हो जाएगी। बहुत अच्छा। इस तरीके से अर्धसूत्रण विभाजन में अगर आपसे दूसरा कोई मतलब डिफरेंस पूछे तो आप बताएंगे जो समसूत्री विभाजन है उसमें मातृ कोशिका के समान ही दो नए सेल का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। और साथ साथ इसमें जो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र माँ के सेल में मौजूद होते हैं, वही बच्चों के सेल में समान मात्रा में आते हैं, समान संख्या में आते हैं। लेकिन एक साइड अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात की जाए तो एक पेरेंट सेल से यानी एक मातृ कोशिका से चार नए डॉटर सेल का निर्माण होता है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या माँ के सेल से आधी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े। मैम ये फिर से समझा दीजिए मैम, जो अर्धसूत्री जो विभाजन हो रहा है ना अच्छा ठीक है। माँ की, हाँ हाँ, हाँ ये वाले। एक मिनट बता। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे अभी तक हम बता रहे थे कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? दो। दो हो गया, दो पढ़े हैं अभी हम लोग। तो पहले पहले वाला में कोई डाउट है आपके समसूत्री विभाजन में? नहीं नहीं मैम। हाँ, पहले वाले में फिर से बता दे रहे, पहले वाले में जहाँ पे आपका टिश्यू टूट गया होगा, उत्तक टूट गए होंगे या नष्ट हो गया होगा, क्षतिग्रस्त हो गया होगा या ग्रोथ करना होगा, मतलब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, बड़ा होने का, वृद्धि का, तो वहाँ पे समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन होगा। सूत्री विभाजन का ये फायदा है, यही वाला मैं फिर से समझा देती हूँ। ये लिखा है यहाँ पे समसूत्री विभाजन, ध्यान से देखना सपना, कि इसमें माँ के जैसे जो सेल होते हैं ये मदर सेल है, ये है आपका मदर सेल भी बोलते हैं इसको, पेरेंट सेल भी बोलते हैं, जो आप बोल लो। तो इसमें अगर चार क्रोमोसोम 1 2 3 4 दिख रहा है तो इस प्रक्रिया से अगर समसूत्री विभाजन होता है तो आप इसी के समान, माँ के समान ही दो संसति कोशिकाओं का भी निर्माण होता है, जिसमें आपके समान
मात्रा में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। यहाँ लिखा है कि विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं यानी दो डॉटर सेल बनता है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या माँ की कोशिका के समान होती है। यानी माँ में 4 मौजूद है तो इसमें भी एक बच्चे में 4, दूसरे में भी 4 होगा, समान मात्रा में मौजूद होगा। समझ में आया? जी आया? यस अब मैम। देखो, अब तुमको जी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। ये है, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ वाले पॉइंट से। इन्होंने बोला चाहे आप प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, अगर उसके रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन अंग की बात हो रही है तो प्रजनन अंग के सेल में, प्रजनन अंग के कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे महिलाओं में हर मंथ एक अंडा बनता है, आप सबको पता है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है। ठीक है, और वो जो कोशिकाएं क्योंकि सेल डिवीजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है बॉडी में, जिसके वजह से हर मंथ एक गैमेट का निर्माण होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल वाले को अंडाणु बोलते हैं, नहीं सॉरी, फीमेल वाले को अंडाणु हिंदी में बोलते हैं और शुक्राणु बोलते हैं मेल वाले को। समझ में आया? मेल वाले को क्या बोलते हैं? मेल वाले को मेल क्या वालों बोलते को जैसे शुक्राणु बोलते हैं मैम। हैं? हाँ, शुक्राणु बोलते हैं। और फीमेल वाले को फीमेल क्या को बोलते हैं? अंडाणु। अंडाणु बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है, तो वो मियोसिस सॉरी अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही होता है जो महिलाओं में होता है। जो जो अगर बाय द वे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गया आफ्टर मैरिज, ये होता है। तो जो मेल और फीमेल गैमेट अगर मिल गए, अंडाणु तो आपको पता है कि महीने में एक बार आपको दिखेगा, लेकिन शुक्राणु का क्या है, वो ऑलवेज बनता ही रहता है। ठीक है, तो मान लो निषेचन की प्रक्रिया हुई और दोनों मिल गए, तो निषेचन की प्रक्रिया तभी ना होगी क्या, ऐसे हो जाएगी क्या? निषेचन की प्रक्रिया नहीं समझ मैम, रहे हो? नहीं। हाँ, जी मैम तो समझ रहे हैं, समझ रहे हो कि और समझ ठीक है। रहे हैं। तो निषेचन जब होता है मेल और फीमेल गैमेट मिलने से, उसको को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में निषेचन बोलते हैं। उसी के पश्चात तो संतति बनती है ना। कोई भी नया बच्चा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, इसका मतलब वो लेडीज ये सब प्रोसेस से गुजर चुकी है ना। और उसमें अब बच्चा जो पहले जाइगोट था, मेल और फीमेल जब मिलते हैं गैमेट मिलने से, मेल फीमेल गैमेट के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है ना, जिसको युग्मनज बोलते हैं। यस तो जी मैम। आगे उसमें भी डिवीजन होता रहता है और एक एम्ब्रॉयो बनता है छोटा सा, एज लाइक अ सीड। नींबू के जितना होता है बच्चा 3 महीने में, 3 महीने में बच्चा लेमन के शेप का होता है। तो उस तरीके से फिर उसमें डिवीजन होता रहता है। और एक फिर आप पता चलता है कि आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर प्रेगनेंसी ऑफ 9 मंथ बेबी नया आ जाता है। तो वो नई संतति जो है बेटा, वही नई संतति का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के थ्रू। तो ये जो है, यह एक जो डिवीजन है, इसी डिवीजन को हम अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण कहते हैं। ये कौन सा डिवीजन था जो अभी पढ़े हम लोग, रिप्रोडक्टिव वाला, वो अर्धसूत्री और विभाजन था। और इस डिवीजन का ये खासियत है, जो इसको समसूत्री विभाजन से अलग करता है। बोलते हैं ना कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो कि पूरा पेरेंट सेल है या मदर सेल है, तो इसमें मैंने एक्चुअली, मेरे को उतना अच्छा क्रोमोजोम बनाने नहीं आया, मैंने 2 बनाया। तो इसमें पेरेंट सेल में अगर 2 क्रोमोजोम मौजूद है, तो अर्धसूत्री विभाजन जब होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये विभाजन हो रहा है। तो विभाजन के प्रकार बाद, विभाजन की प्रक्रिया के बाद 4 डॉटर सेल यानी 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। यानी 4 डॉटर सेल बनेंगे और चारों डॉटर सेल में माँ की अपेक्षाकृत आधे आधे गुणसूत्र मौजूद होंगे। तो माँ में अगर 2 है तो बच्चे में एक एक आएगा ना। समझ रहे हो? गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी और सेल का दोगुनी अर्धसूत्रण में। अर्धसूत्रण में क्या, पक्का समझ गए कि फिर? ठीक इसी है में भाई, था। यहाँ पे देखो, इससे दो की जगह यही लिखा है जो मैं बार बार समझाना चाह रही हूँ कि इससे 2 की जगह 4 नई आपकी कोशिकाएं बनेंगी। इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है। ठीक है, नई कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं, ये कोशिकाएं नई नई जो बनी है, 1 2 3
चार बनी ना। तो ये 4 नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में, माँ की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम मौजूद है तो यहाँ पे आपको प्रत्येक में एक सेल में आपको एक मिलेगा, एक बनेगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके बारे में है कि आखिर संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों रह जाती है। इसका आंसर आप लोग कल करेंगे SW में। ठीक है। और एक और होमवर्क है आप लोग के लिए, एक साइड प्लांट सेल बनाएंगे और एक साइड एनिमल सेल बनाएंगे अपनी कॉपी में, और सबको भेजेंगे, और उनके बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी मेरे को लिख के भेजना है। ये आप लोग का SW है। ठीक है। क्योंकि जब ये काम करेंगे ना तो ये चैप्टर से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आप लोग का SW है। हाँ बोलिए जल्दी क्या। हम आपको एक बार में समझाए हैं जैसे विभाजन हुआ है तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट, यहाँ पे एक्चुअली हमने आपको एक स्टेप में दिखा दिया, एक स्टेप में दिखा दिया कि कैसे मियोसिस डिवीजन होता है, जिसको असूत्रीय विभाजन बोलते हैं, 1 से 4 सेल बना। ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे दिखा दिया गया है, यहाँ से तो आराम से क्लियर होना चाहिए ये कैसा पूरा एक सेल था और इससे आपको बन गया देखो क्रोमोसोम, या पूरा एक ही क्रोमोसोम है। जैसे व्हाइट वाला एक टूट के आया, रेड वाला एक टूट के आया, व्हाइट वाला एक टूटा, रेड वाला एक टूटा, तो सब में व्हाइट रेड सब तो सब में मौजूद ही है। तो ये 4 नई संतति कोशिकाएं बनती हैं, बट ये समान रूप से, समान एकदम हूबहू नहीं होती हैं, क्योंकि समसूत्री में जो होता है एकदम कॉपी जो होता है, कॉपी एकदम माँ का डुप्लीकेट, पापा का डुप्लीकेट, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो वो समसूत्री डिवीजन में होता है और असूत्री विभाजन में नहीं होता है। यही कारण है कि जब माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं तो एकदम पापा की तरह तो दिखने में लगेगा नहीं, या पापा के जैसा वो गुण कैरी करेगा नहीं, थोड़ा बहुत ही ना माँ से मिलता है या थोड़ा बहुत पापा से मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ असूत्रीय विभाजन के कारण, क्योंकि उसमें असूत्रीय डिवीजन होता है। और असूत्रीय डिवीजन जो बेटा कंप्लीट होता है यहाँ पे 2 स्टेप में दिया गया है। जैसे ये आपकी मातृ कोशिका है, ध्यान से देखना, तो एक बार में 2 बना, फिर 2 से 4 बन गया, तो अंत में ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये पहला स्टेप है और ये दूसरा, एक्चुअली यहाँ पे ये प्रक्रिया हो रही है। ठीक है। तो इसमें 4 अंतोगत्वा यहाँ 4 नए सेल का निर्माण होता है। हम इस बात को नहीं बताएं, एक डायरेक्ट समझा दिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट समझा दिए तो वही डिफरेंस बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में 2 स्टेप आता है और सूत्री विभाजन का बहुत सारा चरण आपको पढ़ने को मिले। क्यों होता है कि संतति कोशिकाएं जो ये जो कोशिकाएं बनी है, ये गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी हो जाती है। गुणसूत्र तो आधे आधे ही है ना, आधे आधे ही है, पूरा एक अगर मिलाओगे तो एक ही होगा, वो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। एकदम कॉपी की बात करोगे तो कॉपी वाला काम इसमें होता है, इसमें भी चिपके हुए नहीं है, क्योंकि आधे आधे टूट टूट के आए हैं। आधा यहाँ ध्यान से नहीं, देखना, 1 मिनट इसलिए नहीं हो रहा है बाकी। हाँ के लिखा है। ठीक है। अब इसका जो हम आप लोग को बता दिए हैं